आज हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल है और आज 103वीं एनिवर्सरी है अगर हम लोग बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की, जिसमें हजारों भारतीय हम लोग जानते हैं ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा अनार्म्ड जो इंडियंस थे उन पे ओपन फायर किया गया था और बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। और ये इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है वहाँ से। तो मैंने सोचा आज कवर करते हैं कि जलियांवाला बाग की हिस्ट्री क्या रही है। ये सब होने से पहले जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, इससे पहले क्या हो रहा था, क्या वजह बनी थी जिस वजह से ये हुआ था, और इसके बाद क्या क्या बड़ी चीजें हैं जो हुई हैं। तो देखो, हम जानते हैं जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उससे पहले क्या हो रहा था, 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली है। और वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि भारतीय लड़े उनके लिए। पहले ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया रिप्रेसिव इमरजेंसी पावर्स का यूज करते हुए कि इंडियंस को जबरदस्ती लेके जाते थे और वॉर में लड़वाते थे। लेकिन बाद में हम भी जानते हैं, समझ में आ गया था उन्हें कि जबरदस्ती किसी को नहीं लड़वाया जा सकता। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आप लोगों को एक सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। वादा दिया इंडियंस को कि आप लोगों पे खुद के पास में पावर्स होंगी, ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो आप में इंडियंस को पावर्स मिलेंगी उसमें। तो इसके चलते हुए काफ़ी इंडियंस ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने को तैयार भी हो गए थे। बाद में हम लोग देखते हैं 1914 से जब 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसी समय एक एक चीज और हो गई थी। 1905 में हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई थी, दोनों में विभाजन हो गया था लखनऊ अधिवेशन में। और उसके बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही हम देखते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस वापस में एक हो गई थी, फिर से मिल गई थी। और इस चीज का डर था किसको, सीधी सी बात है ब्रिटिशर्स को, कि ये लोग फिर से एक हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की शुरू से ही नीति रही है फूट डालो और राज करो। और ये चीज वो फूट उतना फैला नहीं पाए थे क्योंकि ज्यादातर टाइम वो लोग बिजी थे वर्ल्ड वॉर 1 में। अब इसके बाद में क्या होता है, जो एडवर्ड सैमुअल मॉन्टेग्यू थे और साथ साथ में लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, और जो एडवर्ड सैमुअल मॉन्टेग्यू हैं वो भारत के सचिव थे। भारत सचिव कौन होता था, भारत सचिव एक पद होता था जो कि कैबिनेट लेवल का पद होता था, जो कि ब्रिटिश में बैठता था और भारत के लिए फैसले लेता था। और वायसराय वो होता था जो इंडिया का हेड होता था, एक तरीके से सेना का, सिविल का, हर चीज का। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है, तो जो सेल्फ गवर्नमेंट का वादा किया था उस वादे से ब्रिटिशर्स मुकर जाते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट की जगह पे एक शब्द लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और 1918 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया था उन लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ के लोग भी जानते थे कि उन सबके साथ में धोखा हुआ है। इसमें क्या हुआ ना, कुछ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट दे दी गई थी इंडिया के लोगों को प्रांतीय क्षेत्र में। प्रांतीय मतलब राज्यों में थोड़ा थोड़ा दे दिया गया था कि हाँ तुम सड़कें बनवा सकते हो, तुम थोड़े बहुत उपद्रव हो रहे हैं तो उनको रुकवा सकते हो, थोड़े बहुत शक्तियां दे दी गई थी, लेकिन बहुत बड़ा कोई रोल नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, इंडिया के लोग भी समझ गए कि उनके साथ में धोखा हुआ है। वो लोग वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने गए उन लोगों के साथ में, और बदले में उन्हें मिला क्या, कुछ नहीं। और साथ साथ में उस समय हम जानते हैं गांधी जी भी एक्टिव थे इस पूरे एरिया में। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंसर्जेंसीज पैदा होना अचानक शुरू हो जाती हैं, जब उन इंडियंस को समझ में आता है कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नाम का जुमला पकड़ा दिया गया है। इसके चलते हुए 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लोग लेके आते हैं रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट में ना तुम्हें किसी भी समय जेल में डाला जा सकता था, कभी पूछना नहीं था कि तुम्हें जेल में क्यों डाला है, किस वजह से डाला है। उसके बाद में तुम बेल नहीं करा सकते थे। अगर तुम जेल में हो तो तुम्हें कब जज के सामने पेश करना है इसका कोई डेट फिक्स नहीं थी। तुम्हारे सामने अगर बेल की बात की जाए तो बेल का कोई फिक्स नहीं था कि तुम्हारी बेल होगी भी कि नहीं होगी। साथ साथ में नो दलील नो वकील एक्ट कहा जाता था उसको। तो रोलेट एक्ट एक तरीके से इंडियंस को सप्रेस करने के लिए लाया गया था कि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ में बोलेगा उसके खिलाफ में हम लोग रोलेट एक्ट लगा के और उन लोगों को जेल में डाल देंगे। और इसी चीज के चलते हुए हम लोग जानते हैं गांधी जी ने अप्रैल में रोलेट सत्याग्रह भी किया था। और इन्हीं रोलेट सत्याग्रह जब क्या ना, गांधी जी एक बड़े लीडर थे, वो जब कोई सत्याग्रह करते थे तो सारे छोटे छोटे लीडर्स उनका साथ देते थे। उस समय अमृतसर के जो टॉप लीडर्स थे उनका नाम था सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू।
उन लोगों ने भी गांधी जी का साथ दिया और रोलेट सत्याग्रह किया, जिसके चलते हुए उन लोगों पर रोलेट एक्ट लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। और सोचो, उनको जज के सामने भी पेश नहीं किया जा रहा था, केवल जेल में डाल के उनको मारा पीटा जा रहा था। तो सीधी सी बात है, जो लोग उनका साथ देते थे, जो उनको लीडर मानते थे, वो लोग गुस्सा हो ही जाएंगे। इसी सब के चलते बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 का दिन था, लोग गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में। और ये लोग जो गैदर हुए थे, ये लोग बेसिकली किस लिए हुए थे कि यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि थे सारे के सारे गांधीवादी। उन लोगों का कहना यह था कि हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे और जो किया जा रहा है हमारे लीडर्स के साथ में, उसको ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ेगा हम लोगों के सामने। अगर हम लोग थोड़ी सी अगर जलियांवाला बाग की बात कर लें, तो हम जानते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन लोगों ने मतलब महाराजा रणजीत सिंह ने तकरीबन 34 लोग थे जो जलिया विलेज में रहते थे, उन लोगों को ये पूरा एरिया 225 बाई 180 मीटर का एरिया है, जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है, ये दिया था। और ये हम जानते हैं गोल्डन टेम्पल है, उससे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। मैं गया हुआ हूँ, शायद बहुत से लोग गए भी होंगे यहाँ पे। तो अगर वहां पे बात करें तो वहां पे लोग गैदर हो गए। वहां पे क्या है, एक गली है, बहुत पतली सी गली है, जिसके द्वारा तुम जलियांवाला बाग में जाते हो, और अगर उसको बंद कर दिया जाए तो पीछे बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तुम उससे दूसरी साइड नहीं निकल सकते। तो उस समय क्या हुआ, जो तत्कालिक अमृतसर के जो जनरल थे, जिनका नाम था ओ डायर, ओ डायर बाय द वे वही है जिनको हम जानते हैं उधम सिंह ने गोली मारी थी। और बाय द वे एक मूवी है रंग दे बसंती, जिसमें दिखा दिया गया कि जनरल डायर जो थे, रेनियाल डायर जिसने गोलियां चलवाई थी, उसको मारी उधम सिंह ने गोली, लेकिन ये सही नहीं है। दो लोग थे डायर, ओ डायर जनरल थे, और उसका अंतर्गत एक सब जनरल और आता था जिसका नाम था रेगिनल्ड एडवर्ड हार्ली डायर, जिसने गोलियां चलवाई थी। तो ओ डायर ने जो रेगिनल्ड डायर है उसको कहा कि वहां पे जाके तुम शांति स्थापित करो, शांति रिस्टोर करो, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाओ, जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोको, उनको हटाओ। अब ये, और हम जानते हैं जैसे ही ये चीज उनसे कही जाती है, वो मशीन गन लेके चला जाता है। कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा महिलाएं, बच्चे, आदमी, ये सब लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। इन पे मशीन गन से फायर किए जाते हैं। लोग कुएं में कूदने के लिए बचते हैं तो कुएं में मशीन गन चला दी जाती है, और लोगों को बहुत हिंसक तरीके से मारा जाता है, जिसमें बहुत लोगों की मौत होती है, बहुत गलत सीन हो जाते हैं। पंजाब में प्रोटेस्ट और भड़क जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उसको शुरू कर दिया था, जो 1922 तक चला था, जब हम जानते हैं यहाँ पे चौरा चौरी कांड तक। उसके बाद में एक हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन क्या था? हंटर कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि देखने के लिए कि जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ था असलियत में। तो सीधी सी बात है, हंटर कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने सब पूरी चीज को व्हाइट वॉश कर दिया कि कुछ नहीं हुआ था, मुश्किल से 200-250 लोग मरे थे। जबकि बाद में हम लोग जानते हैं जो लाल बाल पाल कमेटी बनाई गई थी, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। उसने बताया था कि तकरीबन तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोग थे जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे। और इन सारी चीजों के बाद में यही मूवमेंट, यहीं से हम लोग देखते हैं गांधी जी का और तेज होता जाता है, और बाद में यही एक वजह बनता है उन कई वजहों में से, जिस वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो दैट्स ऑल। जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री तो यही थी कि कैसे हुआ, उस समय क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ।